जी, कराची का वो हिस्सा जहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता बल्कि लोगों के दिलों का भी होता है। सोचो, एक ऐसी गली जहाँ जिंदगी की कीमत सिर्फ एक गोली, जहाँ बच्चे खेलों से नहीं हथियारों की आवाज़ों से पहचाने जाते हैं और क्रिमिनल्स बादशाह बनकर घूमते हैं। और फिर इनकी तंग टेढ़ी अंधेरी गलियों के बीच एक नाम गूंजता है, एक ऐसा नाम जिसे पुलिस भी छुप कर सुनती थी और दुश्मन अपने दरवाजे बंद करके। रहमान डकैत। एक बचपन जो जुल्म में ढला, एक जवानी जो खून में भीगी और एक अंजाम जिसने लियारी की ज़मीन तक को हिला दिया। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये कहानी उस शहर की है जहां जुर्म ने कानून को दबा दिया, जहां खून ने रिश्ते तोड़ दिए और जहां एक गैंगस्टर डर का खुदा बन गया। मैं हूं चौधरी उमर, आप देख रहे हैं रियल क्राइम केसेस में एक थ्रिलिंग लाइफ स्टोरी ऑफ रहमान डकैत, लियारी का शहंशाह या डर का खुदा। कराची एक पुराना तंग धूल से भरा इलाका, अफशान गली, दादर बलोच। यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम एक दिन लियारी को हिला कर रख देगा, सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लेकिन दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से याद रखेगी, रहमान डकैत। इस बच्चे का बचपन वो मासूमी से बिल्कुल खाली था, जो आम बच्चों के चेहरों पर थोड़ी होती है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का सबसे पहला ज़ख्म उस वक्त लगा जब उसके बाप का कातिल मिल गया, इकबाल उर्फ बाबू डकैत। ये नाम रहमान के जहन में एक जहरी दांत की तरह उतर गया था। बदला, गुस्सा और दर्द, ये सब इसके बचपन की रोती रोती सांस में घुल गया। रहमान सिर्फ 13 साल का था। जहां आम बच्चे स्कूल बैग पकड़ते हैं, ये बच्चा छुरी पकड़ चुका था। मामूली सी बात, पड़ोसी से छोटा सा झगड़ा, एक पल ऐसा आया जहां बचपन का फैसला जिंदगी का मोड़ बन गया। रहमान ने छुरी निकाली और उस छोटे से लड़के में एक जानवर जाग उठा। छुरी चलती है और खून जमीन पर टपकने लगता है। इसी खून के कतरे के साथ साथ रहमान ने जुर्म की राह पर अपना पहला कदम रख दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पुलिस के मुताबिक रहमान का नाम कुछ ही सालों में लियारी के खतरनाक तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया। उस पर FIR की लंबी फहरिस्त तैयार होने लगी। कत्ल, डकैती, भट्टाखोरी, पुलिस एनकाउंटर्स, हर जुर्म पहले से ज़्यादा बड़ा, हर वाकया पहले से ज़्यादा खौफनाक। और जब हुकूमत ने उसके सर की कीमत रखी 50 लाख रुपए, तो पूरा कराची समझ गया कि रहमान कोई आम डकैत नहीं, एक चलती फिरती तबाही था। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अब शुरू होती है। रहमान का बाप बाबू डकैत के हाथ मार दिया गया था। ये जख्म इतना गहरा था कि एक बच्चे की रूह दुश्मनी की आग में जलकर राख हो जाती है। मगर लियारी वो जगह जहां दुश्मन भी अपनी वजह से रंग बदल लेता है। वक्त ने ऐसे मोड़ लिए कि जिस आदमी ने रेहान का घर तबाह किया, उसी के नेटवर्क ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसका नाम लियारी का असली गॉडफादर हाजी लालू। हाजी लालू सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो लियारी का सिस्टम था। हर गली, हर मार्केट, हर पॉलिटिकल रैली उसके इशारे पर चलती थी। जब उसने रहमान को सरपरस्ती दी, लियारी के खौफनाक नक्शे पर एक नया कायद लिखा गया। यहाँ रिश्ता सिर्फ माफिया का नहीं था, यह रिश्ता खून, दर्द और सियासत का मिक्सचर था। एक तरफ बाबू डकैत का असर, दूसरी तरफ लालू का एम्पायर, बीच में एक लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ बदला और बराबरी थी। रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे यासिर अरफात दोनों ने शादी की सेठ यूसुफ की बेटियों से। 2 शादियां, 2 घर और 2 माफिया क्लैंस एक हो जाना। ये सिर्फ रिश्ते नहीं थे, ये पावर कॉन्ट्रैक्ट्स थे। इसी लम्हे में रहमान डकैत एक आम गैंगस्टर से बढ़कर लियारी का खतरों का खिलाड़ी बन गया। अब वो अकेला नहीं था, उसके पीछे हाजी लालू का अंपायर, लियारी का पॉलिटिकल नेटवर्क और सेठ यूसुफ का फाइनेंशियल साया खड़ा था। जब एक गैंगस्टर का हाथ सियासत से मिल जाए तो उसका कदम कानून से ऊंचा हो जाता है। रहमान के हर जुर्म का असर अब सिर्फ गलियों तक नहीं, पूरे कराची तक पहुंचने लगा। और हाजी लालू को रहमान में सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, आने वाला लियारी किंग पिन नजर आता था। ये रहमान डकैत का दूसरा जन्म था। पहला जन्म खून से हुआ, मगर ये वाला पावर से। और असली तूफान अब शुरू होने वाला था। रहमान डकैत अब अकेला गैंगस्टर नहीं था। हाजी लालू ने एक ऐसी टीम बनाई जो लियारी की हिस्ट्री में कभी पहले नहीं बनी थी। रहमान बलोच, अरशद पप्पू, यासिर अरफात, तीनों अपने अपने इलाकों में राज करने वाले। और जब ये जॉइंट वेंचर बना, लियारी एक कॉरपोरेट माफिया बन गया। भत्ता, प्रोटेक्शन, सियासत, कब्जा और हर शय, हर फैसला, हर गली उन तीनों के नाम पर चलती थी। मगर माफिया की दुनिया में ताल्लुकात नहीं, सिर्फ फ़ायदे होते हैं। और 1 करोड़ रुपए ने यह मौत का खेल पलट दिया।
रहमान ने लालू के पास जमा अपना पैसा मांगा, तकरीबन 1 करोड़ रुपए। इसकी वजह सिंपल थी, रहमान अब अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना चाहता था और लालू समझ गया कि अगर पैसा वापस गया तो पावर भी हाथ से निकल जाएगी। सवाल ये नहीं था कि पैसा वापस मिलता या नहीं, सवाल ये था कि जवाब किस शक्ल में मिलता, और जवाब एक धमाका था। हाजी लालू ने रहमान को गिरफ्तार करवा दिया। जिस आदमी ने तुम्हें उठाया वो तुम्हें कैसे गिरा सकता है? लियारी ने यह सबसे पहली बार देखा। रहमान को कोर्ट ले जाते वक्त उसे बी क्लास दी गई। ये एक ऐसी क्लास होती है जहां हाई प्रोफाइल कैदी को सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, मगर बी क्लास का मतलब इज्जत नहीं होता, बल्कि जंजीर का एक और रूप होता है। ये वो लम्हा था जहां रहमान ने पहली बार महसूस किया कि हाजी लालू का साया अब उसके ऊपर नहीं, उसके खिलाफ खड़ा है। कोर्ट का रास्ता एक जंग का मैदान लग रहा था। पुलिस समझ रही थी कि रहमान अब कानून के काबू में है, मगर रहमान, जिसको लियारी ने चलना, जीना, भागना सिखाया हो, वो कानून की दीवारें तोड़ने में माहिर होता है। और फिर कराची की तारीख का सबसे डेयरिंग फरार हुआ। सिटी कोर्ट के दरवाजे से निकला रहमान, फिर हवा में गायब हो गया। दिस वॉज नॉट जस्ट एन एस्केप, ये वो सीधा थप्पड़ था जो रहमान ने हाजी लालू, अरशद पप्पू और पूरे कराची के सिस्टम पर मारा। और उसी दिन से रहमान डकैत का जिस्म नहीं, उसका दिल भी डकैत बन गया। अब बदला शुरू होता है। दुश्मनी कभी भी सिर्फ एक कत्ल से ख़त्म नहीं होती। अरशद पप्पू और रहमान डकैत के बीच जो आग भड़क चुकी थी, उस शोलों को हवा देने के लिए सिर्फ एक नाम काफ़ी था, अनवर भाईजान। अरशद पप्पू की बीवी का सगा मामू, घर का बुजुर्ग, ख़ानदान की इज्जत और पप्पू के दिल का बहुत करीबी। वक्त था शाम का, जनाजा अभी ख़त्म हुआ था। लोग चुपचाप वापस जा रहे थे, थके हुए, रोते हुए, ठंडे सांस उभरते हुए। इस भीड़ में रहमान के आदमियों ने अपने निशाने को पहचान लिया, अनवर भाईजान। एक ऐसा आदमी जो सियासत से दूर लेकिन पप्पू की ज़िंदगी के बहुत करीब था। रहमान के 2 मकसद थे, पप्पू को ज़ख्म देना, उसके दिल तक अपने रास्ते से एक ताकत को हटा देना। फ्यूनरल की वापस आती कितार में एक तेज़ गूंज उठी, फिर 2, और अनवर भाईजान के जिस्म ने झटका खाया और वो धीरे धीरे ज़मीन पर गिरने लगे, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे पूरी गली ने एक सांस रोक ली हो। लियारी की हवा फिर से लाल हो गई। रहमान ने सिग्नल दे दिया था, मैं सिर्फ गैंगस्टर नहीं, मैं फैसले करता हूँ। अरशद पप्पू ने यह खून बर्दाश्त नहीं किया। उसके लिए यह सिर्फ नहीं था, ये उसके ख़ानदान पर की गई बेइज्जती थी। अरशद पप्पू ने कॉल की, सुन, मेरी बात सुन, ये जो मैं अब करने जा रहा हूँ ये तेरे लिए है रहमान। पप्पू ने रहमान के चचा का नाम पुकारा और फिर बिना किसी देर के गोली चला दी। रहमान का चचा गिरता है और इस गिरे हुए जिस्म ने लियारी की सारी सियासत, सारी दुश्मनी और सारी बदले की कहानी को एक और खूनी मोड़ दे दिया। इस कत्ल के बाद रहमान और पप्पू के दरमियान दोस्ती की जगह अब नफरत, दुश्मनी और सिर्फ लाशों का हिसाब बाकी रह गया था। कराची ने पहली बार महसूस किया कि अब ये जंग नहीं, क़यामत बनने वाली है। ये खून का बदला, इसने सिर्फ 2 लोगों को नहीं, पूरे लियारी को 2 हिस्सों में बांट दिया। और अब स्टेज पर आने वाला था एक नया किरदार, फैजू, जिसकी मौत ने लियारी को जंग का मैदान बना दिया। लियारी की कहानी में बहुत सारे लोग मशहूर हुए, मगर एक नाम ऐसा था जिसने पूरी जंग को रास्ता दिया, फैजू। वो एक सिंपल सा बस अड्डा टाइम कीपर लगता था, मगर असल में वो लियारी का कैश नर्व सिस्टम कंट्रोल करता था। फैजू भत्ता जमा करता, पैसा आधा पुलिस को देता, आधा रहमान डकैत को। ये बंदा छोटा नहीं था, ये सिस्टम का प्लग था। अगर फैजू रुकता तो पूरी गली रुक जाती। मगर अरशद पप्पू ने फैसला बदल दिया। उसने फैजू से कहा, अब पैसा रहमान को नहीं, हमें दिया जाएगा। ये एक डिमांड नहीं थी, ये रहमान के एम्पायर को सीधा थप्पड़ था। जब पैसे का रुख बदलता है तो ताकत भी बदल जाती है, और लियारी में ताकत का मतलब ज़िंदगी और मौत होता था। फैजू इस सिचुएशन से बचना चाहता था। वो पुलिस का बंदा भी था और रहमान का भी। लेकिन पप्पू और उसके लोगों ने एक सख्त फैसला कर लिया, एक ट्रांसपोर्टर को उठा लो, ताकि सबको दिखाया जा सके कि अब असली हुक्म किसका चलेगा। ट्रांसपोर्टर को अगवा किया गया और थोड़ी ही देर बाद उसकी लाश एक अंधेरी गली से मिली। जिस आदमी को मारा गया वो कोई आम गरीब का बाप नहीं था, वो था उज़ैर बलोच का बाप। इससे पहले रहमान ने पप्पू को मना किया था, ये मत करो, ये आदमी हमारा मसला नहीं है। लेकिन पप्पू के कान पर जूं तक न रेंगी। उसने कहा, जो पैसा नहीं देगा वो जिंदा भी नहीं रहेगा। एक तल जो लगता था छोटा होगा, लेकिन असल में ये लियारी की सबसे बड़ी जंग का आगाज था। यहाँ से जंग शुरू नहीं होती, यहाँ से फूट पड़ती है।
उज़ैर का गुस्सा, रहमान की बेइज्जती और पप्पू का तकब्बुर, ये तीनों मिलकर लियारी को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। इस कत्ल ने लियारी का निज़ाम हिला कर रख दिया। गलियों में गैंग बैटल की फिजा भर गई। रहमान और पप्पू की दुश्मनी अब सिर्फ आदमियों तक नहीं, खून की जनरेशन तक बढ़ने वाली थी। फैजू का नाम शायद आज लोगों को याद ना हो, मगर उसकी वजह से शुरू हुई जंग ने लियारी का चेहरा बदल दिया और अब स्टेज पर आ रहा था एक ऐसा किरदार जो कराची का सबसे मशहूर गैंगस्टर बनेगा, उज़ैर बलोच। गैंगस्टर बनना किसी का सपना नहीं होता और उज़ैर बलोच, उसकी ज़िंदगी भी बिल्कुल सीधी सादी थी। वो लियारी जनरल हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय था। मरीज़ उठाना, पेशेंट को दवाई देना, डॉक्टर की हेल्प करना, यही उसकी दुनिया थी, जो उनसे दूर, पॉलिटिक्स से दूर, लियारी के खूनी खेल से बिल्कुल अलग। बट जब बाप का खून ज़मीन पर गिरा देखा तो बेटा कभी वैसा नहीं रहता। उज़ैर के बाप को अरशद पप्पू के लोगों ने कत्ल कर दिया। वो ट्रांसपोर्टर जिसे रहमान ने बचाने की कोशिश की, मगर पप्पू माना नहीं। एक कत्ल घर का चिराग नहीं बुझाता, ये पूरी नस्ल का रास्ता बदल देता है। बाप की लाश देखकर उज़ैर बलोच के अंदर एक नया जानवर पैदा हुआ। वो वार्ड बॉय नहीं रहता, वो लियारी का नया भेड़िया बन गया। रहमान डकैत ने उज़ैर की आंखों में वो आग पहचान ली थी जो एक वक्त पर हाजी लालू ने रहमान में देखी थी। इसलिए रहमान ने उज़ैर को बिल्कुल उसी तरह सरपरस्ती में ले लिया जैसे कभी उसे लालू ने लिया था। अरशद पप्पू जेल में था, इसलिए वो जिंदा था। अरशद पप्पू और उज़ैर बलोच की कहानी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सुनाएंगे। जब एक गैंगस्टर सियासत से मिल जाए तो कानून की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। रहमान डकैत को सिर्फ लियारी का बैकअप नहीं, सियासी हमायत भी मिल चुकी थी। 18 अक्टूबर बीबी बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ। 150 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। शहर के हाल तंग और लोगों के कवाल हैं कि उस वक्त रहमान डकैत ने ही बेनज़ीर की गाड़ी को निकालकर बिलावल हाउस तक पहुंचाया था। कुछ लोग इसे सच कहते हैं, कुछ सियासत, मगर एक बात सब मानते हैं, इस वाक़े के बाद रहमान को छूना मुश्किल हो गया था। एक गैंगस्टर जो पहले सिर्फ लियारी का था, एक पॉलिटिकल कॉरिडोर का भी हिस्सा बन गया। जब तक सियासत उसके साथ थी, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। रहमान डकैत की ताकत बढ़ रही थी और अब उसके साथ था उज़ैर बलोच, एक ऐसा बंदा जिसका खून गर्म और दुश्मनी गहरी थी। इन दोनों की जोड़ी ने लियारी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक जहां रहमान का राज था और दूसरा जहां पप्पू की सांसों में भी डर भर गया। इस पॉइंट के बाद रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, लियारी का किंग मेकर बन गया था और उज़ैर उसका हवाई फायर नहीं, उसका जानशीन बनकर उभरा। मगर सियासत के खेल में जब पावर पीक पर होती है तो गिरावट का वक्त भी करीब होता है। जब एक गैंगस्टर सियासत के साथ मिल जाए तो वो ना सिर्फ गलियों पे राज करता है, बल्कि वोट, टिकट, कानून और फैसलों का भी मालिक बन जाता है। रहमान डकैत का असर अब सिर्फ लियारी की गलियों तक महदूद नहीं रहा था। वो बिलावल हाउस के नीचे नहीं, उसके पीछे चलने वाली पॉलिटिक्स को शेप दे रहा था। बिलावल हाउस के आसपास कौन सा घर खाली होगा, कौन सी ज़मीन एक्वायर होगी, ये फैसले हुकूमत नहीं करती थी, रहमान करता था। एक इशारा मिलता और पूरा ब्लॉक रातों रात खाली हो जाता। इसे लोग हाउसिंग एक्सटेंशन कहते थे, मगर असली में ये पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन था। फिर वक्त आया बल्दियाती इलेक्शन का। पीपल्स पार्टी ने अपने मजबूत कैंडिडेट उतारे। पार्टी को लगता था कि लियारी उनका किला है जिसको कोई नहीं हिला सकता, मगर रहमान ने दिखाया कि किला सिर्फ पत्थरों का होता है, सियासत का नहीं। पीपल्स पार्टी के लोग हार गए। ऐसे कैंडिडेट जीत गए जो कभी ज़माने में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, मगर अब उनका असली मालिक रहमान डकैत था। इस इलेक्शन के बाद लियारी का नक्शा बदल गया। लोग कहते थे यहाँ अब किसी काउंसलर का हुक्म नहीं चलता, चलता है तो सिर्फ रहमान का। रहमान का फ़ोन बजता और अदाकारियों की मीटिंग रुक जाती। एक गेस्टर मिला तो पूरी गली की पॉलिसी बदल जाती। लियारी अब सियासी दरबार नहीं था, वो रहमान डकैत की सल्तनत बन गया था। रहमान को अब सिर्फ गैंग वॉर नहीं चलानी होती थी, अब वो लोगों की ज़िंदगी का फैसला करता था। कौन उठेगा, कौन बैठेगा, कौन जीतेगा, कौन मरेगा। और जब गैंगस्टर को पावर का टेस्ट मिल जाए तो वो सिर्फ डकैत नहीं रहता, वो किंग पिन बन जाता है। मगर जितनी लंबी ताकत की ऊंचाई होती है, उतनी ही गहरी उसकी ज़मीन पर परछाई भी होती है। रहमान की सल्तनत उभर गई थी, लेकिन अब शहर का शेर उसकी दस्तक सुन चुका था। एसएसपी चौधरी असलम, वो आदमी जो डरता नहीं था, ना पीछे हटता था, और जिसका नाम सुनकर शहर के बड़े बड़े डकैत खामोश हो जाते थे। और अब शिकार शुरू होने वाला था। रहमान डकैत की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि हुकूमत के लिए यह एक खुला चैलेंज बन गया था। सियासत उसका साथ दे रही थी, लोग उससे डरते थे और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। और सरकार ने फैसला किया रहमान को रोकना अब ज़रूरी है।
इस फैसले के बाद स्टेज पर एक ऐसा नाम उभरा जिसे कराची का शेर कहते थे। 2005 में लियारी टास्क फोर्स बनाई गई। टारगेट सिर्फ एक नाम, रहमान डकैत। चौधरी असलम ने एक ऐसा रिस्की प्लान बनाया। पुलिस ने भेस बदला। कई अफसर मजदूरों और ड्राइवर जैसे कपड़े पहनकर एक बड़े ट्रक में छुप गए। मंजिल हब का वो मकाम जहां इत्तला मिली थी कि रहमान अपने आदमियों के साथ मौजूद है। रात के अंधेरे में ट्रक धीरे धीरे रुकता है। पुलिस उतरने का सिग्नल देती है, मगर ये चौधरी असलम का प्लान था, रहमान का नहीं। रहमान ने पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे। पुलिस की हर मूवमेंट उसकी स्क्रीन पर चल रही थी। जैसे ही पुलिस ट्रक से उतरी, पहली गोली हवा चीर कर निकली। फिर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। उस रात आसमान जैसे आगो बरूद से भर गया हो। चौधरी असलम, इरफान बहादुर और कई और ऑफिसर जख्मी हो गए। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि मदद के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया गया। अफलातून की तरह हवा में घूमता हुआ हेलीकॉप्टर नीचे गिरती हुई गोलियों को देखकर रहमान की पोजीशन ढूंढने लगा, लेकिन रहमान वो फिर हवा में गायब हो गया। जंग के दौरान अटैक करना और फिर जंगल और पत्थरों में डूब कर भाग जाना, ये उसकी पहचान थी। चौधरी असलम ने कहा, मैं रहमान को पकड़ कर ही दम लूंगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये कराची की सबसे बड़ी गैंगवार ऑपरेशन का आगाज था। रहमान ने पुलिस को चैलेंज दिया और चौधरी असलम ने उस चैलेंज को कबूल कर लिया। ऑपरेशन हब ने पुलिस को जख्मी किया, मगर चौधरी असलम का इरादा और भी तेज हो गया। अब एक शिकार बन गया था और एक शिकारी उसके पीछे था। 18 जून 2006 बलोचिस्तान कोयटा टाउन। एक खुफिया ऑपरेशन शुरू होता है। पुलिस, इंटेलिजेंस और टास्क फोर्स के चंद अफसर एक पुरानी मोहल्ला गली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही डोर खुलता है, रहमान डकैत को फाइनली जिंदा पकड़ लिया। इस मिशन की एक ही शर्त थी, नो मीडिया, नो नॉइस, नो लीक्स। इसलिए रहमान को चुपचाप ट्रक में डाला गया और रास्ते बदल बदल कर खुफिया तौर पर कराची पहुंचाया गया। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर, चौधरी असलम का इंटरोगेशन सेल। नहीं, यहाँ से कोई आसानी से वापस नहीं जाता। रहमान को उल्टा लटकाया गया, उसके हाथ पैर बांधे गए। पुलिस स्टाइल इंटरोगेशन शुरू हुआ। मार, लात, रस्सी और वो सारी चीज़ें जो सिर्फ अंदर की दीवारें ही जानती हैं। इस टॉर्चर के दरमियान रहमान ने अपने बहुत से जुर्म कबूल किए, कत्ल, भत्ता, गैंगवॉर और वो कनेक्शंस जिन्होंने उसे पाला और फिर गिराया। पुलिस ने इस बार इंटरोगेशन का वीडियो रिकॉर्ड भी बनाया, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जो कराची के सबसे बड़े जुर्म और सियासत का राज खुलकर बता सकती थी। लेकिन ये वीडियो कभी पब्लिक नहीं हुई। कहते हैं अगर वो वीडियो बाहर आ जाती तो कराची का नक्शा बदल जाता। कुछ दिन गुजरे, रहमान टूटने लगा, मगर फिर एक पल आया जहां सिस्टम फिर से बिक गया। 5 करोड़ रुपए, हाँ 5 करोड़। इतनी रिश्वत दी गई कि पुलिस के अंदर ही अंदर रहमान को वापस छोड़ने की प्लानिंग चल पड़ी। एक गैंगस्टर जो उल्टा लटका हुआ था, जिसका खून टपक रहा था, वही गैंगस्टर पैसों की ताकत से दीवारें फैलांग कर निकल गया। रहमान डकैत दूसरी दफ़ा भी पुलिस के हाथों से फिसल गया। चौधरी असलम, टास्क फोर्स और पूरा कराची एक ही सवाल में डूब गया। एक आदमी जो हमारे सामने बंद था, कैसे हवा बनकर गायब हो गया? ये सिर्फ एस्केप नहीं था, ये चैलेंज था। रहमान ने सिस्टम को कह दिया था कि मैं अभी जिंदा हूँ और तुम चाहे जो कर लो, पकड़ नहीं सकते। जहां पुलिस ने समझा था कि रहमान का चैप्टर बंद हो गया, वही चैप्टर और भी खतरनाक तौर पर खुलने वाला था। चौधरी असलम अब गुस्से में था, रहमान अब आज़ाद था और लियारी एक नई जंग के इंतज़ार में। 2009 2 सालों से रहमान डकैत का पता मिलना मुश्किल था। वो कभी हब, कभी बलूचिस्तान, कभी कराची के सायों में छुपा रहता था। फिर एक रात चौधरी असलम के पास वो कॉल आई जिसके इंतज़ार में पूरा टास्क फोर्स था। रहमान कराची आ रहा है। सवाल नहीं था कहाँ से आ रहा है, सवाल ये था कि कब तक जिंदा रहेगा। असलम ने फौरी तौर पर गुलिस्तान जौहर के आसपास घेरा बंद करवा दिया। अंडर कवर गाड़ियाँ, प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स और शार्प शूटर्स सब रेडी हो गए। टारगेट एक गाड़ी जिसमें रहमान डकैत और उसके 3 साथी मौजूद थे। जब वो गाड़ी सिग्नल पर धीरे से रुकी, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर रहमान को रोकना कभी आसान नहीं रहा। गाड़ी ने झटका लिया और उसी पल रहमान के आदमियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये मुकाबला सिर्फ गोली का नहीं, इरादों का था। गुलिस्तान जौहर की रात एक जंग का मैदान बन गई। हर तरफ से गोलियां चलने लगीं। पुलिस गाड़ियों की लाइट रेड ब्लू साए में फैल रही थी। रहमान की गाड़ी गोलियों से छल्ली हो चुकी थी, लेकिन रहमान अब भी वहां था, अपने आखिरी पल तक लड़ता हुआ। 15 मिनट तक ये फायरिंग रुकने का नाम नहीं लेती। फिर एकदम सब खामोश हो गया। 9 अगस्त 2009 गुलिस्तान जौहर, कराची। रहमान डकैत और उसके 3 करीबी साथी मौके पर ही हलाक हो गए।
एक शहंशाह जो सालों तक लियारी को अपने इशारों पर चलाता रहा, आज सड़कों पर बेजान पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ना तलवार थी, ना आवाज़ में हुक्म, बस एक खामोशी जिसने कराची की हवा तक बदल दी। रहमान की मौत के साथ एक दौर ख़त्म हुआ। ये एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, लियारी के एक अंधेरे ज़माने का चैप्टर बंद हुआ। लोगों ने पहली मर्तबा महसूस किया कि शहर ने एक लंबी सांस ली, और यूं जिसका नाम डर था मौत बनी, वही नाम आज सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। मगर सवाल ये है, रहमान का अंजाम उसी सिस्टम ने लिखा था जिसने उसे जन्म दिया। ये सिर्फ उस रास्ते का नतीजा था जहां खून का जवाब सिर्फ खून से होता है। अब रहमान डिकेट और चौधरी असलम पर बॉलीवुड एक मूवी बना रहा है, धुरंधर। उस मूवी में तो हमें कुछ नहीं पता कि क्या दिखाया जाएगा, लेकिन हमने आपको रहमान डिकेट की रियल लाइफ स्टोरी सुनाई। आने वाली वीडियो में चौधरी असलम की भी आपको कंप्लीट केस स्टडी सुनाई जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा केस स्टडी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम ये केस आपके लिए बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट केस में जो इससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग है।